अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है ना? अब इस लेक्चर को सुनने से पहले मुझे ये बताइए, आप सच सच बताइए कि जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स आपने सॉल्व कर लिए हैं अपने पास? आप में से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के आंसर्स मुझे मिल चुके हैं और ये बड़ी अच्छी एफर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया है। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो फिर भी आपकी मेहरबानी कि इनको सॉल्व कर ले, अपने आप पे मेहरबानी करें, मेरे पे नहीं। यकीन माने अगर आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। कौन सी इतनी टेंशन वाली बात है? इस साल नहीं तो इंशाल्लाह इसी साल ही, अगले साल की बात सोचनी भी नहीं है, ठीक है? तो इसी साल अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो तो फिर इसी साल के इसी टाइम में जो टाइम गुजर रहा है इस टाइम को ज़ाया मत कीजिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनको साथ ही सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं और जब मैं उनको कहता हूँ कि यार ये मेरे वीडियो लेक्चर में आपने इसका आंसर नहीं देखा, ये इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा नहीं है, तो वो मुझे कहते हैं अच्छा वो सर मैंने लेक्चर नहीं लिया। तो अगर आप लेक्चर नहीं लेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का पता नहीं चलेगा। अभी ये लेक्चर लेने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि उन क्वेश्चंस को आपने जिस तरह से सॉल्व किया है उससे आसान तरीके से भी, टेक्निक से भी सॉल्व किया जा सकता है। यू नो एंड्रिडेस इज द नेम ऑफ टेक्निक। नॉलेज के साथ साथ टेक्निक अगर आपके पास है तो यू आर सक्सेसफुल इंशाल्लाह। और साथ साथ काम किया करें, क्योंकि हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ रही होती है उसके ऊपर, एलएमएस के ऊपर, कि जो आज के लेक्चर्स हैं वो 3 दिन के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स सुन पाते हैं। डेली जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उनको साथ साथ सुने और उनके ऊपर अमल भी करें। ठीक हो गया? तो जनाब आपको याद होगा ये ग्राफ था पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, काइनेटिक एनर्जी का भी डिस्प्लेसमेंट के साथ। इस नेगेटिव साइन ने काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को, पैराबोला को उल्टा दिया था। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी पैराबोला था और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ जहाँ इन दोनों का, ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं वहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल हो रही है। और ये पोजीशन मैंने आपसे पूछी थी कि क्या पोजीशन है जहाँ पर ये मिल रही है, इसी बारे में हम बात करते हैं अभी। तो अब इस ग्राफ को एक बार फिर देखिए। ये ग्राफ अगर मैं पूरा लेबल करूं तो यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम है t/4, यहाँ पर टाइम है 3t/4 और ये है t। और अगर पोजीशंस लिखें, यहाँ पर x0 है, x0 है, फिर 0, फिर -x0 और फिर 0। और अगर आप मुझे बताएं या आप अगर समझते हैं तो ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। और इसका ग्राफ अगर आपने बनाना है तो ये u और t के दरमियान, यानी पोटेंशियल और टाइम का ग्राफ एंड काइनेटिक एंड टाइम, आराम से काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ। अब आप मुझे बताइए मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। ये मीन है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ब्लू कलर का ग्राफ मीन को टच कर रहा है। ये ग्राफ किस चीज का है? ये टोटल एनर्जी का ग्राफ। और जब मीन पोजीशन है, काइनेटिक एनर्जी टॉप पे है, फिर ये एक्सट्रीम है, काइनेटिक एनर्जी टॉप पे है और ये एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। मीन पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम। फिर मीन पे ये 0, ये मीन है, पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम, काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल 0। अब ये एक पूरे वाइब्रेशन में कितनी बार गले मिल रही हैं ये दोनों, यानी ये ग्राफ कितनी बार मिल रहे हैं? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार बराबर हुई? 4 बार। नजर आ रहा है आपको ग्राफ में? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी बार हुई है? 2 बार। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम हुई? 2 बार। सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर आपका होगा 2। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी बार हुई? 2। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी बार हुई एक वाइब्रेशन में? 2 टाइम्स। अब कुछ स्टूडेंट्स ने जो आंसर्स दिए थे हम उनका जिक्र करते हैं। नुमान तारिक फ्रॉम जतोई बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, इसने मुझे आंसर दिए, बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल कहाँ पर होती हैं और टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक है। T/8 पे वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। पोटेंशियल एनर्जी 25%, 75% कहाँ पर होगी, ये पोजीशंस के साथ साथ टाइम भी कैलकुलेट किया है। इसी तरह अहमद सईद साहब जो हैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, इसने बड़े अच्छे अंदाज में ये कैलकुलेशन करके भेजी फ्रॉम मुल्तान। और इसी तरह से साद है बेटा, इसने ये पूरा टेबल बना के भेज दिया मुझे। अब आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व नहीं किया, कुछ ना कुछ गैरत तो उनको आनी चाहिए ये देख के इन स्टूडेंट्स के। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मुझे ये भेजा, लेकिन मैंने उनका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लेट हो गए। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मुझे इसके आंसर्स दिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, बड़े अच्छी बात है। टाइम पे काम कर लेना ही अच्छी बात होती है। अब हम ज़रा टेक्निकली ज़रा काम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है बल्कि उन्हीं को इंतज़ार है जिन्होंने इनको सॉल्व किया है। अब ज़रा हम टेक्निकली इनको सॉल्व करते हैं। बजाय आप सोच रहे होंगे कि सर इतना ये तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं। बेटे एटलीस्ट इस तरह से करके कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में आ गया ना। अब जिन बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट आ गया, ज़रा देखना उनको शॉर्टकट टेक्निक्स भी बड़ी अच्छी तरह समझ आएंगी। ये फार्मूले ज़रा मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लूँ। V = x0 ओमेगा cos थीटा, A = x0 ओमेगा स्केयर साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी = हाफ के एक्स स्केयर, काइनेटिक एनर्जी = हाफ के x0 स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब इन दो का आपकी काफ़ी ज़्यादा शक्ल मिलती है। ओमेगा स्केयर हटा दें तो x आ जाएगा, ओमेगा स्केयर लगा दें तो a आ जाएगा। अब ज़रा बात करते हैं ये बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या x के साथ। तो ये ज़रा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्केयर के। अगर आप चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को कर दें हाफ, तो ये कितना हो जाएगा भला? ये आएगा 1/2 का मतलब होता है 1/2। तो ये 1/2 का अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब स्केयर करेंगे तो तभी ये 1/2 आएगा ना। अब ये रिलेशन हमें बताता है कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं आपको ये बता दूँ डायरेक्ट कि अगर आप ये चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाए हाफ का मतलब है 50%। तो क्या करेंगे आप, x फाइंड आउट करना है, इसी का अंडर रूट ले लें, पोजीशन आ गई। मसलन मैं ये चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाए 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। जनाब पोजीशन क्या आएगी, इसी का अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लेंगे ना तो 3 के ऊपर अंडर रूट रहेगा और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये पोजीशन आ गई। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है टोटल का, पहले मैंने कौन कौन सा करवाया है, हाफ हो जाए, 75% भी मैंने करवा दिया, 25%। आप ये चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाए टोटल का, तो आप क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे तो पोजीशन आ जाएगी। ओके हो गया, 25%। अब टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करना जितना आसान है ना, आपकी सोच है। ये देखिए, जब पोजीशन मिल जाएगी ना आपको, तब आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/√2 किस एंगल पे होता है जनाब? साइन को क्या रखूं 1/√2 आए? 45, और 45 को लिख सकते हैं π/4। इसी तरह से अंडर रूट 3/2 है।
√3/2 साइन किस एंगल पे √3/2 होता है? 60 पे। और 60 को हम लिख सकते हैं π/3। यानी आपने डिस्प्लेसमेंट से एंगल फाइंड आउट करना है, और जब एंगल पता चल जाए फिर आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने यहाँ पर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की मदद से वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट की मदद से पोटेंशियल एनर्जी की मदद से काइनेटिक एनर्जी, और डिस्प्लेसमेंट की मदद से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की मदद से एंगल, और एंगल से क्या आ जाएगा? टाइम। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाए, आप पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट से एंगल, डिस्प्लेसमेंट से टाइम, और पोटेंशियल एनर्जी से आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। ये कैसे करना है मैं अभी एक बार फिर आपके साथ शेयर कर लूँ। अब ज़रा एक बार फिर हो जाए वही एग्जांपल्स, ज़रा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी पहले स्टार्ट लेते हैं, हाफ कहाँ पर होगी टोटल एनर्जी का? चलें एक्स कर लो, एक्स कितना आएगा? 1/√2। पोटेंशियल एनर्जी टोटल का जितना आपने करना है पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ है ये रिलेशन एक्स स्क्वायर का, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के। अच्छा, आपको मैंने पूछा टाइम कैलकुलेट करना है, लेकिन टाइम से पहले आपने थीटा कैलकुलेट करना है। साइन किस एंगल पे, ये पता होना चाहिए आपको, साइन किस एंगल पे? 45 डिग्री पे, π/4। अब π/4 है, अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से आप टी आ जाएगा कैपिटल टी ओवर 8। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से दूसरा सवाल, पोटेंशियल एनर्जी हाफ की बजाय हम कर लेते हैं 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी 75%, सॉरी 25%। पोजीशन बताओ, इसका क्या ले लो? √ आ जाएगा 1/2x0। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये किस एंगल पे होता है? सबको पता है 30 डिग्री पे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, आप वो इस तरह से है, मेरा वैसे दिल कर रहा था लेकिन चलिए आपको बता देता हूँ। इसके फार्मूला में साइन थीटा आता है, ये 30 पे होता है, और 30 आजकल होता है π/6। तो थीटा को लिखते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6। यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू T/12। दूसरी बात बताऊं आपको, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? हाफ। यानी काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व नहीं करना आपने, ऑटोमेटिकली पता चल गया आपको। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हुई है 1/4, वो पोजीशन ये है, टाइम ये है, और इसी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 3/4। इसको सॉल्व नहीं करना आपने। अगर सवाल आ जाए काइनेटिक एनर्जी 75% कहां पर होगी, आपने काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व नहीं करना, आपने किसको सॉल्व करना है? पोटेंशियल एनर्जी को। अभी मैं आपके साथ ये भी एग्जांपल शेयर करता हूँ, बड़े आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। इतनी जल्दी है कि इस साल हमने एंटी टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं 1 मिनट, कुछ पेजेस मुझे और इंस्टॉल करने दें। चलें, एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, अभी हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसके अलावा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 25%। ये
सवाल है पोजीशन बताओ, टाइम बताओ। अब आप कितना टाइम लगाएंगे उसको छोड़ें। सवाल किनेटिक एनर्जी का है, मैंने पोटेंशियल एनर्जी का सवाल कर रहा हूँ। डेफिनेटली जब किनेटिक एनर्जी 25% होनी है, पोटेंशियल एनर्जी हो जानी है 75%। आप कहेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं? बेटे मेरी मर्जी। पहली बात तो ये है कि शॉर्टकट की गेम करनी है हमने। सवाल किनेटिक का है, जवाब पोटेंशियल की मदद से करना है, क्योंकि पोटेंशियल की मदद से आसानी से हो जाएगा। चलो जनाब, पोटेंशियल एनर्जी 75% का मतलब है क्या है? 3/4। जल्दी से बताओ पोजीशन क्या आएगी? ये पता चल गया कि जो साथ लिखा होगा 3/4 है, यानी कि रूट लेना पड़ेगा। रूट क्यों लेना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया। आप मुझे बताओ ये किस एंगल पे साइन थीटा को क्या रखेंगे? ये आता है 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज π/3। टी आ जाएगा T/6। कितना टाइम लगा है? ये तो समझाने में इतना टाइम लग गया, मुझे सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलें और एक सवाल कर लूँ। पोजीशन बताओ, काइनेटिक एनर्जी हो 40% ऑफ टोटल एनर्जी। मैंने सॉल्व करना है। टाइम नोट करो कितनी देर लगती है। मैंने नहीं बताना, मैं नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया। सवाल काइनेटिक का था, मैंने पोटेंशियल की मदद से सॉल्व करना है। पोजीशन आएगी जनाब 6/10 का √ ऐसे केस में थीटा आपसे या टाइम आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब पूछें वो क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि ये किस एंगल पे ये वैल्यू आती है। सिर्फ वो वाली बातें पूछी जाएंगी जो एंगल आपको पता होगा। और एक सवाल आपके सामने कर लेता हूँ, आपकी ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। एक्स बताओ, पोजीशन बताओ, टाइम बताओ, काइनेटिक एनर्जी हो जाए 50%। सवाल काइनेटिक का है, जवाब मैंने पोटेंशियल से निकालना है। सही हो गया? क्लियर? तो ये था शॉर्टकट सा मेथड। तो ये हमने कहां से ये स्टार्ट किया? पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के से। जो पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी 1/5। सपोज चलिए एक और सवाल करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है जनाब 1/5 ऑफ टोटल एनर्जी। एक्स बताओ। ठीक है, जैसे मर्जी सवाल आ जाए एक्स आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि थीटा या टाइम, ऐसे सवाल आपसे नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये किस एंगल पे है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को याद करना है नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। जब एंगल 0 डिग्री है टाइम भी 0 है। जब एंगल 30 डिग्री है π/6 है। अब और बताऊं आपको जल्दी जल्दी कैसे काम करना है। जब एंगल π/6 है, टाइम T/12 है, इस 6 को 2 से ज़रब दे देनी है, यानी जो डिनोमिनेटर में होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देख लो π/4 है, टाइम कैसे आएगा? 2 से ज़रब दे दो T/8। इस तरह ये 3 है, ये 6 है यहाँ पर। यानी अगर आपको एंगल का पता हो ना π/6 तो टाइम आएगा T/12। एंगल है π/4 तो टाइम आ जाएगा T/8, बजाय लंबे चौड़े काम करने के। और आप कहेंगे सर इसके अलावा नहीं आएगा, क्योंकि यूएचएस में सिर्फ यही एंगल्स हैं। हाँ, पोजीशन मैंने आपको बता दी, पोजीशन फाइंड करने का और तरीका हो सकता है। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के ये फार्मूले कैसे हैं ये देखो। वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = x0 ओमेगा cos ओमेगा t
इसको मैं लिख सकता हूं वी नॉट, या v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। एक्सेलेरेशन का फार्मूला है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं ए नॉट। अब इस फार्मूले से ये टेबल बना है, इसमें कॉस आ रहा है तो cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, ठीक है, और cos 60 होता है माशाल्लाह 1/2। एक्सेलेरेशन के फार्मूले में क्या आ रहा है, साइन, नहीं यकीन तो देख लो। एक्सेलेरेशन के फार्मूले में और डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में साइन आता है। जहां एक्सेलेरेशन मैक्सिमम वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 √3/2। पता होना चाहिए ये 0.5 भी लिखा जा सकता है, 0.86 भी लिखा जा सकता है। एक्सट्रीम पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, ये मैंने ये टेबल बना दिया, मैं इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता, अब आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद कोई आपका क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट जरूर पूछिएगा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या है, रिमार्केबल इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी रिमार्केबल इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। क्यों एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, अंडर द एक्शन ऑफ पीरियोडिक फोर्स उस टाइम पीरियड ये बात है इनमें, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ बॉडी। मसलन आप स्विंग की बात करते हैं, पिंग की बात करते हैं, आप स्विंग पे हैं, पिंग पे हैं, आप इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, और अगर आपको एक पुश किया जाए तो मुसलसल पुश किया जाए, इस तरह से पुश किया जाए कि जो पिंग की स्विंग की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसी, या उसका अपना टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड से आपको एक मुसलसल पुश मिलता जाए, तो उससे क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। आपने कभी, आपका ये एक्सपीरियंस होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। व्हेन अ बॉडी इज मेंटेन्ड इन अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशंस बाय पीरियोडिक फोर्स, अब एक्सटर्नल फोर्स यानी पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करने में हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशंस आर कॉल्ड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। फिनोमेनन को क्या कहते हैं, फिनोमेना ये होता है रेजोनेंस, उस एम्पलीट्यूड के बढ़ने के फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक स्टेप्स। सोल्जर्स जब ब्रिज पे चलते हैं तो अगर तो वो परेड करते हुए जाएंगे तो सबके पांव एक वक्त में नीचे पड़ेंगे और जो ब्रिज है वो इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब ब्रिज ये इस तरह, उनके पांव स्टेप्स इस तरह ऊपर पड़ते हैं, परेड के दौरान सबकी जो पांव हैं यानी स्टेप्स हैं, फुट स्टेप्स, वो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, वो यूनिफॉर्मली नीचे आए, यूनिफॉर्मली ऊपर गए, तो वो जो ब्रिज है वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वो टूट सकता है, इसलिए उनसे कहा जाता है कि अपने स्टेप्स को ब्रेक करें। ड्यूरिंग अर्थक्वेक रेजोनेंस कैन कॉज डिजास्टर, ठीक है, जलजला अल्लाह ना करे जब आता है तो वाइब्रेशन होती है ज़मीन की, उसकी वजह से भी डिजास्टर होता है। लूज पार्ट्स ऑफ कार, कभी आपने पुरानी कार में ट्रैवल किया हो, बस में ट्रैवल किया हो, तो मुसलसल एक नॉइज़ यानी एक म्यूज़िक कह लें, चले म्यूज़िक तो नहीं, खैर वो आपको मुसलसल फील होता रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, शोर। कभी कभी आपका घर का पंखा ख़राब होता है, थोड़ा सा मसला होता है उसमें, तो एक बड़ी अच्छी सी आवाज़ मुसलसल आ रही होती है, तो वो क्या है, लूज पार्ट्स होते हैं और उनकी वजह से स्पेसिफिक स्पीड की वजह से रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। माइक्रोवेव ओवन में भी यही फिनोमेना होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, उन वेव्स को माइक्रोवेव्स कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रो नाम ही इससे ही जाहिर है। जो फैट मॉलिक्यूल्स है ना, फैट मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको पता है मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, ट्रांसलेटरी भी, लेकिन ये फैट मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। इनकी वाइब्रेशन की मोशन यानी फ्रीक्वेंसी और जो माइक्रोवेव्स आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है,
ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये ट्यूनिंग ऑफ रेडियो चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर में आपने ये फार्मूला पढ़ा है। ये यूएचएस के पेपर में ये आया हुआ सवाल, कितना मुश्किल सवाल था कि माइक्रोवेव ओवन में कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को यूज़ किया जाता है। तो 22450 मेगाहर्ट्ज और उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, ये बड़ी वेवलेंथ है। अब है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज विद डैम्पिंग फोर्स। जैसे जैसे डैम्पिंग आएगी यानी रेजिस्टेंस आएगी, जैसे स्प्रिंग है, जैसे शॉक सिस्टम है गाड़ियों का, तो वो क्या होता है, जैसे ही जंप लगता है तो वो इस तरह से वाइब्रेट होने के बाद एकदम रुक जाता है, उसको कहते हैं डैम्पिंग। तो डैम्पिंग की वजह से क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज करता है। डैम्पिंग, जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतना एम्पलीट्यूड कम होगा। तो डैम्पिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, जितनी ज़्यादा डैम्पिंग उतना कम एम्पलीट्यूड। और शार्पनेस का क्या ताल्लुक है? शार्पनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, और शार्पनेस भी इनवर्स होगी फिर डैम्पिंग के। ठीक हो गया? अब जरा गौर से देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन कांस्टेंट विद अनडैम्प्ड फोर्स। अगर डैम्पिंग नहीं है तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। स्मॉलर द डैम्प्ड फोर्स शार्प द रेजोनेंस, ये मैंने आपको बता दिया कि इनवर्स रिलेशन है। अब इस ग्राफ पे देखिए जरा, ये क्या है? हैवी डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग, ठीक है। ये है मीडियम डैम्पिंग। जितनी डैम्पिंग ज़्यादा है उतना एम्पलीट्यूड कम है। हैवी मीडियम डैम्पिंग है। और ये है लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग में शार्पनेस बढ़ गई और एम्पलीट्यूड कहां पे चला गया? मैक्सिमम पे। दिस इज नो डैम्पिंग। जब नो डैम्पिंग होगी तो आपको जरा ये देखें, इसका एंड नजर नहीं आ रहा, यानी आपको ये एंड, आपको ये लग रहा है कि ये कंटिन्यू है। नो डैम्पिंग से रेजोनेंस जब होती है, जब रेजोनेंस होगी और नो डैम्पिंग होगी तो फिर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इतना बढ़ेगा कि वो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो एम्पलीट्यूड को महदूद रखना चाहते हैं, मैक्सिमम रखना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ लाइट डैम्पिंग होना ज़रूरी है। अगर आप नो डैम्पिंग मीडियम की नो डैम्पिंग रेजोनेंस की बात करते हैं, तो रेजोनेंस का काम क्या? एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएगी तो डैम्पिंग है ही नहीं, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये जरा देखें, ये ऊपर है विदाउट रेजोनेंस, जब कोई रेजिस्टिव मीडियम नहीं है, लेकिन उसके बाद आप जरा देखें कि वेवलेंथ मुसलसल ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो रेजोनेंस हो रही है, और ये रेजिस्टिव मीडियम है, एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी नहीं हो रहा। रेजिस्टिव मीडियम में एम्पलीट्यूड बढ़ता मैक्सिमम पे चला जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये है एग्जाम्पल, देखिए ज़रा फैसला कीजिए ये एग्जाम्पल आपको क्या बता रही है। ये एग्जाम्पल से भी आपको पता चल रहा है कि जब मुसलसल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई होती जा रही थी, तो बस कोई इतना मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, रोना नहीं है इसको देख के। खैर, तो बेटे जब मुसलसल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई होती जाएगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड बढ़ने के बाद यही हालत होगी, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो ये था यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है, आपने इसके बेहतरीन टेस्ट देने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।